वहाँ पे देखा और मुझे बोलते हैं मुझे 2 लाख रुपए दो, और 2 लाख रुपये मेरे घर में पहुँचना, मैं कठुआ में नहीं लूँगा, जम्मू आकर लूँगा, और जम्मू मेरे घर में आना, वहाँ पे चाय पीना और मेरे को 2 लाख रुपये उधर देना। एक मिलिटेंट अगर मर्डर करता है, 100 मर्डर करता है, तो उसको गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, आप सिलेंडर करो, हम आपको जॉब देंगे, एफडी देंगे। तो हम अगर हिंदुस्तानी हैं, मतलब जय भारत माता की जय बोलने वाला है, हमारे लिए यही रास्ता था क्या? हमारे लिए अब कोई रास्ता नहीं था? फाइन कर दें, कोई कुछ भी कर दें इसको। अगर मेरा वो कमर्शियल पास करते, मेरी फीस कुछ भी नहीं बननी थी, जितने हम उससे 100 गुना ज़्यादा मेरे से ले लिया इन्होंने। ये मेरे को प्रेशर डालते, पहले आप केस वापस लो, तो बाद में हम आपकी वो कमर्शियल करते हैं। कुछ मुझे बताएं ना क्या करना है कमर्शियल आप। तो कोई किसी का अगर जो जगह कठुआ में है रोड साइड पे, तो काम लगा कर देखो, यही हाल होता है इनका। ये आ जाते हैं उसी समय, इनको पता नहीं कैसे खुशबू आती है, इन्होंने अपने एजेंट छोड़े होते हैं, अभी जहाँ भी काम है छोटा मोटा मुझे बताओ आकर। माल बिल्कुल तैयार था, सीओ जी जहाँ आए थे जो कोतवाल हैं, वो मेरे साथ ऊपर तक गए, बिल्कुल माल फिनिश था, वहाँ पे पूरा स्टाफ उधर था, माल बिल्कुल लग गया था ऐसे बेचने के लायक। वो मैं पूरी दोनों स्टोरी गए ऊपर, वहाँ पे देखा और मुझे बोलते हैं मुझे 2 लाख रुपये दो, और 2 लाख रुपये मेरे घर में पहुँचना, मैं कठुआ में नहीं लूँगा, जम्मू आकर लूँगा, और जम्मू मेरे घर में आना, वहाँ पे चाय पीना और मेरे को 2 लाख रुपये उधर देना। कठुआ में विशाल मेगा मार्ट की डेमोलिशन ड्राइव, एक बड़ा हंगामा हुआ उस समय जिस समय डेमोलिशन ड्राइव हुई। लेकिन हर एक व्यक्ति एक सवाल पूछ रहा था कि जब ये 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो रही थी, उस समय म्यूनसिपैलिटी कहाँ थी कि अचानक से एक दिन जेसीबी लेकर पहुँच गए और वहाँ पर एक स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर दिया, ये बगैर सोचे समझे कि किसी एक व्यक्ति ने उसके पीछे कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और कहाँ से कर्जा उठाकर जो है उस बिल्डिंग को खड़ा किया है। आखिर क्या इलीगैलिटीज़ थी उस बिल्डिंग में और क्या वजह बनी कि जहाँ इलीगैलिटीज़ तो आपको शहर में कई सारी रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स में देखने को मिलती है, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को टारगेट क्यों किया गया? बात करने के लिए मेरे साथ उसी बिल्डिंग के जो ओनर थे जिन्होंने वो बिल्डिंग खड़ी की थी, महेंद्र पाल जी मेरे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि पहले तो ये कि जिस समय ये पूरा डेमोलिशन ड्राइव वहाँ पर हुई, उसके बाद आप काफ़ी देर तक मिसिंग थे, लोग परेशान हो गए कि पता नहीं ना जाने आप गए कहाँ, तो हुआ क्या था पूरा जिस समय आपको मालूम चला कि डेमोलिशन ड्राइव हुआ और उसके बाद से जब तक आपको कचरा में ढूंढा गया? मुझे फ़ोन आया सुबह मैं सोया था कि किसी ने कहा कि आपकी जो बिल्डिंग है तोड़ दी है, 3-4 जेसीबी लगी हैं बड़ी बड़ी, तो तोड़ रहे हैं बिल्कुल। तो मैं शॉक हो गया, मुझे पता नहीं चला, आगे मैं चला गया कहीं। परेशान हो गए थे? परेशान हो गया, इतना परेशान कि मैं बता नहीं सकता कि करूं तो करूं क्या। आप गवर्नमेंट के आगे जोर तो है नहीं किसी का, क्या करेगा कोई आम नागरिक, क्या करे। जिस समय मुझे बताइएगा जिस समय ये डिमोलिशन हुई उससे पहले का क्रम कि क्या जो ज़मीन जिस ज़मीन पे वो बिल्डिंग बनी है वो ज़मीन आपकी अपनी थी या वो स्टेट लैंड थी? अपनी थी, 100% अपनी थी वो। उसके सारे कागजात आपके पास? पूरे हमारे पास पूरे कागज हैं, पूरे जितने हमने बनाई है पूरे कागज हैं हमारे पास। उसके बाद जब आपने उस पर बिल्डिंग करना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया तो बिल्डिंग की परमिशन और म्यूनसिपैलिटी से जो परमिशंस चाहिए होते हैं वो परमिशंस आपके पास थी? हाँ बिल्कुल थी, होम की थी, वैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की थी। मुझे बताना कि आपने अगर वहाँ पर सोचा ये था कि वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी खड़ी करनी है तो क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आपने रेजिडेंशियल वहाँ पे ली? ये करते नहीं है कमर्शियल जी, ये कहते हैं रेजिडेंट करो तो बाकी बाद में कर लेंगे। ये म्यूनसिपैलिटी वाले? हाँ, मन से बाद में कर लेंगे, बाद में जैसे मर्जी कर लेना, आप नक्शा पास होने दो। बाद में ये बोलते हैं आप कर लो कोई बात नहीं, लेन देन के बाद में कर लेंगे। अच्छा, इस तरीके से सिस्टम चलता है। मतलब कठुआ में इसी तरीके से आप बिल्डिंग? इसी तरीके से सभी के साथ ऐसे ही होता है, किसी को चेक कर लो ऐसे ही होता है। बस पहले बोलते हैं बना लो, बाद में बोलता है अच्छा हमारी फीस आकर दे देना, वहाँ आकर दे देना, वहाँ आकर दे देना। तो खुद ही आपको कहते हैं कि सीधे रास्ते से चलने की कोई जरूरत नहीं, आप टेढ़े रास्ते से चले, बाकी हम देख लेंगे। हम बात हमें फीस देते या जिम्मेवारी हमारी है, कोई बात आपको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, मुझे बताना आप जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी ये 4 मंजिला इमारत कितना समय लगा बनने में? ये कम से कम 4 साल लगे मुझे, लगातार कंटिन्यू आस्ता करके जितने मेरे पैसे थे वो लगाता जाता। जितने पहले 1 मंजिल लगा दी, फिर पैसे रुक गया, पैसे ख़त्म हो गए, फिर दूसरी लगा दी, फिर पैसे ख़त्म हो गए, फिर ऐसे करके 4 मंजिल मैंने 4 साल में कंप्लीट किया है। कितना आपने मार्केट से कर्जा उठाया होगा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए? मैंने बैंक से भी लिया है, 2-3 बैंकों से लिया है थोड़ा, बाकी मैंने लोकल मार्केट से बहुत लिया है, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल में ठीक नहीं था, तो जो मेरा पास था सेविंग था वो भी लगा दिया, लेकिन पैसे बहुत लगने थे, इसलिए मैंने लोकल मार्केट से ऐसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे ले लिया, तो जिससे मैंने अभी बाकी मैं ये
मेरी मार्केट में डीलिंग अच्छी है, इसलिए मुझे वो उधार भी दे दिया किसी ने, किसी का मैंने 5 लाख देना, किसी 2 लाख अभी भी देना है मैंने। तो लगभग कितने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आपकी इसमें हो गई इन 4.5 सालों में, सिर्फ ये बिल्डिंग खड़ी करते करते? वो 3 से 4 करोड़ में होगी। 3 से 4 करोड़ का आपका खर्चा हुआ। हाँ, उसके बाद जब ये बिल्डिंग बन रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, परमिशन के लिए तो आपने बता दिया कि वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि लेन देन की बात चलती रहेगी। क्या जिस समय कंस्ट्रक्शन हो रही थी, पहला फ्लोर खड़ा हो गया, दूसरा फ्लोर खड़ा हो गया, तब क्या कोई म्यूनसिपैलिटी का व्यक्ति आया ये कहने के लिए कि नहीं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करो, या आप यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो, या ये रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो रही है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रही है? कोई म्यूनसिपैलिटी का व्यक्ति आया या कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति आया आपको कुछ कहने के लिए? हाँ, आते थे लेकिन बोलते हाँ चलो कर लो, कोई बात नहीं, हम आपसे लेन देन बाद में कर लेंगे, चलो कर लो आस्ता आस्ता काम, कोई बात नहीं। रुकवाने के लिए कभी कोई नहीं आया? रुकने के लिए नहीं आए, कभी आए रोक दिया काम, जब रोक दिया थोड़ा तो मैं भी रुक गया, वो बाद में कोई आता अच्छा वो आपने काम क्यों रोक दिया, तो पैसे थोड़े दो उनको, तो बस हाँ अच्छा जाओ कर लो स्टार्ट, कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे बताना कि जो स्टेटस क्या था बिल्डिंग का तब तक, जब तक ये डिमोलिशन के ऑर्डर आए नहीं थे? क्या वहाँ पर काम होना शुरू हो गया था विशाल मेगा मार्ट का, सामान शिफ्ट हो गया था, फंक्शनल हो गया था वो कमर्शियल, या अभी काम शुरू नहीं हुआ था? अभी फंक्शन होने वाला था, मतलब 1 या 2 दिन में वो बिल्कुल उसकी ओपनिंग हो जानी थी। उनका पूरा माल रेडी था, उनका स्टाफ रेडी था, उनके पास सब फैसिलिटी जो उनका अपना अंदर का इंटीरियर होता है बिल्कुल तैयार था। और 1 दिन छोड़ अगर टाइम देते, दूसरे दिन उसकी ओपनिंग हो जानी थी उसकी। अच्छा, बिल्कुल ओपनिंग में था। मुझे वो पूछ रहे हैं अपने चीफ गेस्ट का नाम बताओ, चीफ गेस्ट का नाम तो जिसको लगाना है, मैं अभी आज बताता हूँ, कल बताता हूँ, बस वैसे ही कर रहा था। लेकिन उस टाइम पे मुझे बताइएगा कि डिमोलिशन का सीधा जो है वो टीमें पहुंच गई वहाँ पे डिमोलिशन करने के लिए, या उससे पहले आपको कोई नोटिस म्यूनसिपैलिटी की तरफ से दिया गया कि आप इस कोई शो कॉज नोटिस दिया गया हो, या कोई पूछा गया हो आपसे कि आप ये कमर्शियल बिल्डिंग क्यों खड़ी कर रहे हो, या कोई सील करने का नोटिस दिया गया हो? कोई ऐसा नोटिस आया आपको? शो कॉज का नोटिस आया था एक, उसका हमने आंसर दिया था, उसमें उन्होंने सील कर दी थी। उसके बाद मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। अच्छा, डिमोलिशन को कोई नोटिस आज की डेट में कोई नहीं मिला है। आप गए कभी म्यूनसिपैलिटी के अफसरों से मिलने के लिए? ये तो हो गया ना कि छोटे मोटे लोग आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं और आपसे पैसे लेके जा रहे हैं। कभी अफसरों के पास आप पहुंचे कहने के लिए कि भाई इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, मुझे बताओ कोई प्रॉपर परमिशन मिलेगी तो मैं काम शुरू करूँ? वो बताते ही नहीं थे, नहीं जी ऐसे होगा, ऐसे कर लो, नहीं तो काम रोक दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ये आप चक्कर लगाते थे वहाँ पे? मैं कई दफ़ा चक्कर लगा, उनके स्टाफ को किसी को पूछ लो, मैं रोज़ में कितनी दफ़ा आता था। और एक बात और है, जब मेरी बिल्डिंग सीज हो गई, मुझे पता था इन्होंने नोटिस निकालना है, तकरीबन निकालने वाले हैं, निकालना है, और मैं इसको रोज़ ये दिन के 2 दफ़ा, भाई नोटिस है तो दे दो, ऐसी बात है तो दे दो, नोटिस दो, मुझे नोटिस मुझे बताया ही नहीं ना, अभी तक नहीं दिया। मतलब सिर्फ धमकाते थे आपको कि नोटिस आएगा, लेकिन देते नहीं थे नोटिस, और परेशान करते रहते थे ताकि आप पैसे लेते। पैसे दो और काम कर लो, हमें लीगली कुछ नहीं करना, अनलीगली जो मर्जी कर लो। उसके बाद मुझे बताएं कि आपके साथ किसी की कोई दुश्मनी, या कोई आपको लग रहा है कि जानबूझ के आपको टारगेट किया गया है, जिस वजह से आपको लग रहा है कि एक ही बिल्डिंग जो है वहाँ पर गिराई गई, जबकि आप कह रहे हैं कि बाकी बिल्डिंग्स का भी यही हाल है? आप कठुआ में चक्कर लगा देखो, मेरी बिल्डिंग तो 100% सही थी, मतलब कोई ऐसी, मेरी सेंटर से 60 फुट पीछे है, बाकी की बिल्डिंग देखो 60 फुट कोई भी नहीं है। और मेरे पास तो फायर की NOC भी थी, जो कि कठुआ में किसी के पास नहीं होगी शायद, और बिल्कुल पीछे थी हमारी बिल्डिंग, वो बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड। कोई मतलब अगर 100 साल बिल्डिंग रहती थी ना, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना था। लेकिन ये म्यूनसिपल कमेटी वाले पता नहीं मुझे मिसगाइड किया उन्होंने। मुझे आपको लगता है गलती सारी म्यूनसिपल कमेटी की है, या आपको लगता है कि इसके पीछे जो है किसी और का भी हाथ है? म्यूनसिपल कमेटी की है गलती है ये। बाद में जब वो हाईलाइट हो गया काम, कोई 2 बंदों ने कुछ हाईलाइट किया, जब पता नहीं किसने करवाया, उन्होंने हाईलाइट किया तो बस इनको नज़र में आ गया ये बिल्डिंग कोई एक रात में बनी नहीं, 1 हफ्ते में बनी नहीं, 4 साल लगे हैं इसको बनाते हुए मुझे। तो इन्होंने सुबह रात को तोड़ी है। अब उन्होंने 2-3 बजे आए हैं रात को, हमारे उधर गार्ड थे, गार्ड को बोला कि गार्ड अंदर थे, अंदर से ताला बंद था, इन्होंने बोला कि हमें इधर सर्च करना है जहाँ 2 आदमी घुसे हैं, चोर घुसे हैं। तो उन्हें मैं नहीं खोलूँगा, उन्हें खोलो मैंने देखना है। जब उसने ताला खोला तो इसको पकड़ के ले गए बाहर, तो क्यों अंदर एक ही था वो, और कोई तो आदमी था नहीं उधर। उन्होंने अंदर देखना, अंदर कोई नहीं है, बस उसको पकड़ लिया, तब रात को तोड़ना शुरू कर दिया। मुझे तो 5 बजे जाकर पता चला। सुबह 5 बजे जब आपको पता चला तो आपने कहा कि आप परेशान हो गए, तो आप यहाँ से चले गए।
इनके बेटे से भी बात करूँ, क्योंकि आप ही थे उस टाइम पे ऑन ग्राउंड, ये तो चले गए थे, तो आप ही थे वहाँ पे जो देख रहे थे कि क्या हो रहा है। हाँ जी, मैं ही था उधर। मैं और जब ये चले गए, हमें तो पता, हमें लगा ये वहीं पे गए हैं जहाँ पे बिल्डिंग टूटी है। तो बाद में हम उधर गए तो उधर देखा तो वो बिल्डिंग तोड़ रहे थे। तो हम फिर वहाँ पे साइड में देखा तो सीईओ और बाकी भी बैठे थे, तहसीलदार वगैरह। हम उनके पास गए कि हाँ अभी हमें डेमोलिशन का ऑर्डर दीजिए, कहाँ है आपके पास ऑर्डर। जब हमने ऑर्डर मांगा वो उनके पास ऑर्डर था नहीं, तो वो सारे परेशान हो गए, फिर वहाँ से भागने लग पड़े। पहले उधर बैठे हुए थे, आराम से बैठ के देख रहे थे कि हाँ बिल्डिंग टूट रही है, हम बड़ा मज़ा आ रहा है। तो जब हमने ऑर्डर मांगा कि हाँ भी ऑर्डर दीजिए, कहाँ पे ऑर्डर आपके पास, उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था वहाँ पे ऑन ग्राउंड, और वो ऑन ग्राउंड बिना ऑर्डर के बैठे हुए थे। मुझे बताइए कि क्या वजह हुई कि बगैर कोई ऑर्डर हुए जो है म्यूनसिपल कमेटी का सीईओ भी वहाँ पे पहुँच गया, तहसीलदार भी वहाँ पे पहुँच गया आप ही की बिल्डिंग तोड़ने के लिए। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी से दुश्मनी, आपकी पॉलिटिकल किसी से राइवलरी, या किसी को कोई ज़्यादा ही परेशानी होगी आपके वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करने से, कुछ ऐसा था या किस वजह से वहाँ पर ये हुआ? हमारी किसी के साथ कोई पॉलिटिकल दुश्मनी नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है। बस ये हो सकता है कि कोई मार्केट में हो, किसी के मन में आया हो कि ये खुल जाएगी तो हमारा काम कम हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बात ये है कि उस टाइम जब हम उधर ऑर्डर मांग रहे थे, यानी इनको कोई ना कोई प्रेशर था ऊपर से, या डीसी का प्रेशर था, या कि उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था, तभी ये सारे उधर, तहसीलदार भी उधर था, एसएचओ भी उधर था, जो सीईओ भी उधर था, बाकी भी छोटे खिलाफ मर्जी वगैरह, और सैनिटरी इंस्पेक्टर भी उधर था। तो ये सारे उधर बैठे थे, किसी के ऑर्डर पे ही बैठे होंगे उधर। इनके पास डिमोलिशन का ऑर्डर कोई नहीं, रिटर्न ऑर्डर कोई नहीं था इनके पास, जस्ट एज ए बैठे थे, मोहरे बैठे हुए थे उधर और वो तोड़ रहे थे। उसके बाद क्या अभी तक, अब तो बिल्डिंग टूटे हुए भी काफ़ी समय हो गया है, कोई डिमोलिशन का ऑर्डर आपके हाथ लगा है आज तक? अभी तक हमें कोई ऑर्डर डिमोलिशन का ऑर्डर इन्होंने नहीं दिया है ना। अभी इन्होंने कोई पीछे ही कमेटी भी बनाई थी, उसका भी कुछ नहीं पता लगा कि क्या है। वो भी लो लेवल की कोई पर्सन इन्होंने लगाए थे, जो कि अपर अपने सीनियर से इतने वो क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते। प्रेशर आपने बोला कि पीछे से हो सकता है डिप्टी कमिश्नर का प्रेशर था, तो डिप्टी कमिश्नर से क्या आपकी कोई बात हुई थी पहले, या आप उनके पास गए थे, या किस वजह से? हाँ, 31 को हम डिप्टी कमिश्नर के पास गए थे कि हम उनके पास रिक्वेस्ट करने गए थे, सर अगर कोई आपको लगता है कोई वायलेशन है, कुछ है, आप हम सरेंडर करते हैं, आप कोई कंपाउंडिंग कर लीजिए, कोई उसका वो कर लीजिए, कोई अगर सीलिंग तो ऑलरेडी हुई थी, सीलिंग कर लीजिए, हमें कोई भी रास्ता इसमें दिखाइए। तो सर डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारे साथ 20 बंदे कठुआ के मोतवार गए हुए थे, जो उनके सामने सबको बोला कि आप सब यहाँ से बाहर जाइए, इधर कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्डिंग मैं तोड़ूंगा, जैसे 2 दिन का आपको टाइम देता हूँ, 2 दिन के अंदर अंदर आपको तोड़ के दिखाऊंगा। 30 तारीख को हुआ है, तो बिल्डिंग टूटी किस दिन को? बिल्कुल 2 दिन के अंदर अंदर ही, एक दिन का गैप डाल के 2 तारीख को टूटी है सुबह, 1 तारीख को सुबह। तो डिप्टी कमिश्नर को किस तरीके का फीडबैक था जो उनको लगा कि ये बिल्कुल ही बिल्डिंग अभी तोड़नी ज़रूरी है? अब वही जाने, हमें तो उन्होंने बहुत परेशान किया था। जब हम गए तो उस समय बिल्कुल डर गए थे। उन्होंने गेट ऑफ फ्रॉम हियर, और जहाँ के अच्छे सिटीजन लोग थे, सिविलाइज लोग थे, जो मेरे पास आ गए मेरे हक में, यहाँ भी कोई है सर हम सिलेंडर करते हैं, कोई फ़ाइन डाल दो, कोई कुछ कर दो, कुछ का हल होता है, कोई हर चीज़ का हल होता है, क्यों नहीं होता है? अगर कोई मिलिटेंट जो है, एक मिलिटेंट अगर मर्डर करता है, 100 मर्डर करता है, तो उसको गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, आप सिलेंडर करो, हम आपको जॉब देंगे, एफडी देंगे। तो हम अगर हिंदुस्तानी हैं, मतलब जय भारत माता की जय बोलने वाला है, हमारे लिए यही रास्ता था क्या? हमारे लिए अब कोई रास्ता नहीं था हम इसको वो कर दें, फाइन कर दें, कोई कुछ भी कर दें इसको? आपने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि भाई ये तो आप ही की म्यूनसिपैलिटी के जो वर्कर्स हैं उन्हीं की मदद के साथ जो है ये बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी हुई है, उन्होंने ही कहा था कि आप इस तरीके से करेंगे तो चल जाएगा? उनको सारा पता होता है, ये सब मिले हुए होते हैं, सब मिले हुए होते हैं एक दूसरे से, छोटे से लेकर बड़े तक सब मिले होते हैं। छोटे को आगे कर देते हैं तो बड़े चुपचाप बैठे रहते हैं। बड़ा जो सीईओ मेरे को बोलता है मेरे को तो 2 लाख रुपए तनख्वाह, मुझे क्या जरूरत है पैसे लेने की? और मेरे लिए मैं एक और बात आपको बताता हूँ, मेरा माल बिल्कुल तैयार था। सीईओ जी जहाँ आए थे, जो कोतवाल हैं, वो मेरे साथ ऊपर तक गए, बिल्कुल माल फिनिश था, वहाँ पे पूरा स्टाफ उधर था, माल बिल्कुल लग गया था ऐसे बेचने के लायक। और मैं पूरी दोनों स्टोरी गए ऊपर, वहाँ पे देखा, और मुझे बोलते हैं मुझे 2 लाख रुपए दो, और 2 लाख रुपये मेरे घर में पहुंचना, मैं कठुआ में नहीं लूँगा, जम्मू आकर लूँगा। और जम्मू मेरे घर में आना, वहाँ पे चाय पीना, और मेरे को 2 लाख रुपये उधर देना। तो आपको लगता है 2 लाख का ही चक्कर था, चक्कर में उन्होंने मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मेरा था नहीं, फिर भी मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, मैं आगे जब होंगे मैं दे दूँगा।
डिप्टी कमिश्नर का क्या स्पेशल इंटरेस्ट था? उन्हें भी ब्रीफ केस की जरूरत थी कोई? उनको भी हो गया कुछ ना कुछ लालच होगा, मुझे क्या पता। मैंने जब 2 लाख देना था, उसने अकेले लेना था या सभी को बांट रहा, मुझे क्या पता किसने लेना था। 2 लाख रुपए एक दिन का एक आदमी से, जहाँ पे अगर 20 काम लगे होंगे तो कितना पैसा हो गया, ये भी तो सोचो जरा। उसके बाद जो है वो जिस तरीके से म्यूनसिपैलिटी के सीईओ को अटैच किया गया, उसके बाद ये जो कमेटी बनाई गई जिसमें ईओ रखा गया, जिसमें जो है लॉ ऑफिसर रखा गया, उसको भी ये कहा गया था कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो रिपोर्ट देनी है कि ये इतना बड़ा जो तमाशा यहाँ पे कठुआ में हुआ किस तरीके से। मुझे बताइएगा, 3 हफ्ते हो गए हैं अब लगभग उस कमेटी को भी बने हुए, कोई पता चला कि उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है, किसको गुनहगार ठहराया है, क्या बताया है? नहीं, अभी तक हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन इसकी कोई किसी ने नहीं बताई है। हम फिर से भी अभी भी 2-3 बार कमेटी ऑफिस हुआ है, बट उन्होंने अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि क्या उसकी रिपोर्ट आई है, क्या कोई लॉ ऑफिसर दिखा तक नहीं है। कोई आया होगा तो ऑन ग्राउंड आके इधर तो उन्होंने किया ही होगा कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन या कुछ, लेकिन हमें तो कोई दिखा नहीं है यहाँ पे आके। तो क्या आप संतुष्ट हैं इस बात से कि भाई आपने सीईओ जो है वो अटैच कर दिया, बस सारा मसला खत्म? नहीं, हम खुश नहीं है। ये इसकी जांच पूरी अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि क्या कैसे ये डिमोलिशन हुई, कि कौन से ऑर्डर के तहत की, क्यों की, क्या इनको ऑर्डर दिया, किसने दिया, लिया क्या, कहाँ से हुआ, ये सब कुछ जो भी इसका प्रोसेस है वो। क्या आप जानते हैं कि जो लोग इन्वॉल्व थे, कि जिन्होंने पहले पैसे लिए, बिल्डिंग बनने दी, तब कुछ कहा नहीं, नॉर्मल जब आप कमर्शियल लाइसेंस लेने के लिए गए तो आपको कहा कि नहीं रेजिडेंशियल का ले लीजिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने पैसे लिए मेरे को, अगर मेरा वो कमर्शियल पास करते, मेरी फीस कुछ भी नहीं बननी थी, जितने हम उससे 100 गुना ज़्यादा मेरे से ले लिए इन्होंने, और फिर भी मेरा नुकसान कर दिया दोबारा। जितने फीस थी उससे 100 गुना ज़्यादा मेरे से पैसे लिए इन्होंने। और जो सीईओ की इन्होंने अटैचमेंट कर दी उधर, अगर वो जहाँ रहते तो इनको शहर वासियों ने नहीं छोड़ना था। तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट बचाने के लिए कि हाँ भी उसको उधर से निकाल दिया। तो हमारे शहर, हमारे बारे में किसी शहर को पूछो क्या आदमी है ये, हम तो बिल्कुल अपने रास्ते जाने, अपने से आने, हम कोई माफिया नहीं है, ड्रग नहीं बेचते हैं, कोई स्मगलर नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा व्यापार करते हैं। हमारे बाप दादा भी ऐसे करते हैं, बस उसी दुकान पे हम बैठे हुए हैं, 1-1 रुपया करके जोड़ के हमने किया है काम। और मेरी 40 साल की अपनी मेहनत सारी के सारी इन्होंने मेरी बर्बाद कर दी, मुझे तो बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ा इन्होंने। सारा कसूर जो म्युनिसिपल कमेटी का ही है। आप अब क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि ये जो डिमोलिशन हुई है इसको, या फिर आप क्या चाहते हैं सरकार से? देखो, कोर्ट का दरवाज़ा तो है ही है, पर उसमें जो भी कोर्ट फैसला करेगी तो अच्छा ही करेगी। तो म्युनिसिपल कमेटी वाले उन्होंने तो मुझे बर्बाद कर दिया। तो ये मेरे को प्रेशर डालते, पहले आप केस वापस लो तो बाद में हम आपकी वो कंपनसेट करते हैं। कुछ मुझे बताएं ना क्या करना है कंपनसेट आप। अच्छा, अब आपको कह रहे हैं कि आपको कंपनसेट करेंगे, पहले आप केस वापस लो और हम आपका कंपनसेट करते हैं। मुझे पहले बताएं ना, पहले कंपनसेट क्या करेंगे, फिर मैं ले लेता हूँ। मैंने कोर्ट में जाकर क्या करना है, मुझे क्या मिलेगा कोर्ट में? जो दे देंगे अगर थोड़ा बहुत, तो वो तो बिल्डिंग ऐसे रही ना पड़ी हुई। और मुझे बिल्डिंग भी, मैंने जब टूट गई है ये बिल्डिंग, हमारे पास इंसानियत है, हमारे पास इंसानियत है कि वो बिल्डिंग लचक रही थी, वैसे झूल रही थी। और हमारे आर्किटेक्ट ने बोला कि इसको थोड़ा पिलर लगा दो, नहीं तो ये बिल्कुल बैठ जाएगी। हमने अपने पैसों से पिलर लगाए हुए हैं, कच्चे जो ईंटों के पिलर लगाए, ताकि वो थोड़ा उसको सहारा मिल जाए, बिल्कुल ही ना गिर जाए। अगर वो गिरेगी तो पूरी रोड पे आएगी, उसका जो हर्जाना है वो कौन पड़ेगा? किसी आदमी को और पड़ेगी, बस के कार के ऊपर पड़ेगी, तो कौन जिम्मेवार है? इसलिए हमारे पास इंसानियत है क्या? और ये म्युनिसिपल कैटेगरी, इनके पास इंसानियत नहीं है, ये तो ऐसे आदि तोड़ के चले गए, बस हो गया काम। अब आपको क्या लगता है कि कितने पैसे लगेंगे उस बिल्डिंग को दोबारा उस शेप में खड़ा करने में जिस शेप में वो थी, और जो सामान अंदर पड़ा हुआ था विशाल मेगा मार्ट वालों का, कितना नुकसान उसका भी हुआ होगा? उसका वो तो हुआ है, वो तो क्या पता अब वो क्या करेंगे। कम से कम 1 करोड़ों से कम नहीं लगेंगे इसमें, और इसको ठीक करने में। हाँ जी, हमारी बिल्कुल डाउन आ गई है बिल्डिंग, फोटो में नहीं दिखती है, फिजिकल अगर वहाँ पर देखे। बाकी हर कठुआ वाला बासी जो रो रहा है कि बाकी यार आपसे गलत हुआ है, हर कठुआ। मैं दुकान पे कभी जाता हूँ तो मेरे पास आए अफसोस, जैसे किसी की मर गया हो ना कोई, ऐसे यार आपसे बहुत बुरा हुआ, क्या यार, ओहो कोई बात नहीं, अब क्या करना है, तो कोई बात यही है, सारा देते, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है तो हो जाएगा ठीक। पर मेरा तो सारा नुकसान कर दिया ना इन्होंने। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर दावे करते हैं कि अब तो करप्शन खत्म हो गई है J&K से, अब तो पूरी ट्रांसपेरेंसी आ गई है, अब तो इलीगल कोई काम होता ही नहीं है, जब ग्राउंड पे काम करवाने जाते तो अभी भी हाल वही है पहले जैसा। आप कोई छोटा सा एक गाय के लिए भी मकान बनाओगे ना, तो थोड़ा, हाँ शेड,
तो वो सब खुदाई करो तो म्यूनसिपल कमेटी उसी में आ जाएंगे। वो क्या करे, हो उनके वो हथियार जो उठा के ले जाते हैं, फिर उनको पैसे पूसे दो तो फिर हाँ चलो चलो लगा लो, कोई बात नहीं काम। ये काम तो म्यूनसिपल कमेटी, आप किसी का अगर जो जगह कठुआ में है रोड साइड पे तो काम लगा कर देखो, यही हाल होता है इनका। ये आ जाते हैं उसी समय, इनको पता नहीं कैसे खुशबू आती है, इन्होंने अपने एजेंट छोड़े होते हैं, हाँ भी जहाँ भी काम है छोटा मोटा मुझे बताओ आकर। वो मुझे समझ नहीं आती इनके पास खुशबू कहाँ से आती है। ये जो होते हैं ना, जो स्वीपर होते हैं, इनको मैं उन्होंने चूज़ किया होता है, आपको 500 रुपये एक ट्रिप का देंगे, 500 रुपये एक ट्रिप का देंगे, हमें बस बताना कहाँ पे काम लगा हुआ है, कहाँ से आज शुरू हुआ है काम। बस जो उनको 500 रुपये देते हैं, ये बस उनको 5 देना, तो खुद वहाँ से 5,000 10,000 ले जाना उन्होंने। और क्या म्यूनसिपल यही काम है, ये अपनी तनख्वाह पे थोड़ी बैठे हैं, ये करोड़ों रुपये महीने का इधर से कमाते हैं। सरकार खुद ही कह रही है कि हम जो है बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को जेएंडके में सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कैसे देखते हैं आप ये कि अभी विशाल मेगा मार्ट खुलने ही वाला था तो इतना बड़ा यहाँ पे जो है वो डिमोलिशन ड्राइव होगी? देखिए, अगर ये विशाल मेगा मार्ट खुल जाता, एक दिन का ही अंतर था, एक दिन के बाद ये ओपनिंग हो जानी थी। अगर ये जहाँ पे हमारे पास 100 बंदे की एम्प्लॉयमेंट थी, 22 शिफ्ट होनी थी, 2 शिफ्टें लगनी थी, 100 बंदे की एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी, और जहाँ पे मिनिमम 50 लाख रुपया महीने का GST आना था गवर्नमेंट को, वो भी बर्बाद कर दिया इन्होंने, मेरे पैसे बर्बाद कर दिए। और जो एम्प्लॉयमेंट थी 100 बंदे की, हमारे मोहल्ले की लड़कियां लगी थी बेचारी छोटी छोटी, वो उन्होंने 20-20 22 दिन काम भी किया, वो भी बेचारे बर्बाद हो गए। वो अब आते हैं, अंकल जी आप क्या होगा, माँ आप क्या होगा, आप कुछ नहीं होगा। मुझे ये भी बताना कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो अभी भी जो है वो पूरा स्ट्रक्चर सील था, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो अगले दिन उसकी ओपनिंग हो जानी थी, वो खाली वो 2 लाख वो देने की देर थी और ये खुल जाना था। बिल्कुल, हम शायद मैं 2 लाख उसको उसके घर में जम्मू जाकर देता तो शायद वो परमिशन देता, हाँ जाओ खोल लो कोई बात नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि सील्ड भी था लेकिन आपको ये भरोसा पूरा था कि बस ये 2 लाख देने की देर और खुल जाना चाहिए। हाँ, वो जो लड़कियां एम्प्लॉयमेंट थी वो मेरे पास रोज आती थी, अंकल आज खुलेगा, आज खुलेगा, वहाँ खुल जाएगा, एक दिन ठहरो ऐसे खुल जाएगा। मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म थे, मेरा नहीं, मुझे तो लोगों ने उधार देना बंद कर दिया। भैया आप पहले बहुत उधार है, आप कहाँ से दूँ आपको। तो मैंने कहा आपको मेरा रेंट रूंट आ जाएगा, मेरे दिन अच्छे आ जाएंगे। अच्छे दिन तो सभी के आते ही हैं, जैसे मोदी जी बोल रहे आ रहे हैं, तो मेरे तो अच्छे के बुरे भी ख़त्म हो गए अब तो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक तरफ सुना कि एक तरफ जहाँ सरकार ये कह रही है कि हम बिजनेसमैन को, स्टार्टअप ओनर्स को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपना काम खोलें, कि सरकार के पास नौकरियां हैं नहीं, आप अपना काम खोलें। वहीं जो लोग अपना काम खोलने के लिए जा रहे हैं उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि एक तो कमर्शियल लाइसेंस आप लेने के लिए जाएंगे तो इनका ये कहना है कि कठुआ में कोई ऐसा व्यक्ति बता दें जो कमर्शियल लाइसेंस लेके दिखा दें इन म्यूनसिपल कमेटी वालों से। आप जाएंगे कमर्शियल लाइसेंस लेने के लिए तो आपको ऐसा घुमाया जाएगा कि आप इन्हीं के चक्करों में जो है वो फंस जाएंगे। और बगैर पैसों के इतना संगीन इल्जाम ये लगा रहे हैं कि बगैर पैसा दिए, और पैसा फीस नहीं बल्कि ये जो स्पेशल फीस जो अंडर द टेबल दी जाती है, ये स्पेशल फीस दिए बगैर जो है आप कोई ना परमिशन ले सकते हैं ना कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कठुआ में। और नतीजा उसके बाद भी यही निकलता है कि कोई एक अफसर ऐसा होना चाहिए जिसको लगे कि नहीं ये तो काम बड़ा गलत हो रहा है यहाँ पर, तो अगले दिन जेसीबी लेकर आएगा और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिमोलिश कर देगा बगैर ये सोचे हुए कि आपको कोई प्रोसेस फॉलो करना है, कानूनी प्रक्रिया फॉलो करनी है, डिमोलिशन का नोटिस देना है, या बगैर ये सोचे हुए कि स्ट्रक्चर को खड़ा करने के पीछे कितना पैसा लगा है। जहां सरकारी जमीनों के ऊपर या खड्ड के ऊपर बड़े बड़े होटल खड़े हो गए पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों के, उसी जगह पर जो है जहां प्राइवेट ज़मीनों पर लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहां डेमोलिशन हो रही है। दूसरी जगह जो है वो कोई जेसीबी दूर दूर तक भी नहीं फड़क रही। तो अब डिसाइड जो है वो जनता करेगी और सरकार करेगी कि इस मामले में इन्होंने करना क्या है। डेमोलिशन तो हो गई, पैसा जो उठाया था वो तो बर्बाद हो गया, जो कर्जा उठाया था वो भी बर्बाद हो गया था। इलीगैलिटीज़ ये भी निगेट नहीं करेगी इलीगैलिटीज़ नहीं थी, लेकिन इनका ये कहना है कि इलीगैलिटीज़ करने के लिए जो है हमें इसी म्यूनसिपल कमेटी ने मजबूर किया था।